टू द क्वांट केमिस्ट्री। तो आज हम हमारी क्वांटम केमिस्ट्री की सीरीज़ है स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। क्वांटम की एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो क्वांटम सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं है, इसकी वाइड एप्लीकेशंस आते हैं। चाहे हम इसकी हर फील्ड के अंदर बात कर ले, चाहे हम सीएससी के अंदर बात कर ले, चाहे अगर हम इसका केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर ले, इसको बायो के अंदर भी डिस्कस कर ले, जहाँ पे मॉडर्न टाइम में जो बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए काफ़ी थ्योरेटिकल मॉडल्स भी दिए जा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करने के लिए भी ये क्वांटम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है यूज होते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें तो क्वांटम का जो वेटेज रहता है हमारे एग्जाम्स के अंदर, जैम, नेट, गेट, जीआर, इसके अंदर काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, क्योंकि क्वांटम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे अगर हम नेट का एग्ज़ाम अगर देखें, हम CSIR नेट का अगर एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कि मिनिमम 30 मार्क्स है वो हमें अकेले ही इस क्वांटम केमिस्ट्री से हमें मिल जाते हैं। क्वांटम के अगर हमारे पास हर कंसेप्ट अगर हमें आते हो तो हम वहाँ से 30 मार्क्स है वो हम इक्वली ले सकते हैं ईजिली। और इसी तरीके से जैम और गेट के अंदर भी बहुत ही अच्छा वेटेज इनका रहता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो क्वांटम केमिस्ट्री होता है, अगर ये हमें अच्छे से आती है तो जो हमारी जो रैंक है वो जैम और गेट के एग्ज़ाम में अच्छी आ सकती है, इवन कि जो बाग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी। ठीक है, और ऐसे ही हमारा GRE के एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा वेटेज रखती है। तो इसीलिए हम इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे, और वहाँ पे हम जितने भी हमारे पास विद द टॉपिक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चन, जैसे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होंगे उसके बाद हम उनकी ओर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर से, उनको हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो। और सेकेंड चीज़, जो हमारा टॉपिक है वो इस सीरीज को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि हमारा यहाँ पे ये जो MSc और BSc के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये कोर्स उतना ही यूज़फुल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कशन करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में। तो MSc BSc के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल होगा जितना ये नेट, गेट और GRE के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वालों के लिए होगा। क्योंकि हम सिर्फ इसे इस तरीके से स्टडी नहीं करने वाले कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम्स के अंदर जाके इन्हें अटैम्प्ट करना है, तो हम इन्हें सब्जेक्टिव भी करेंगे और जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों तरीके से हम इस सीरीज़ को वो कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्वांटम के अंदर मेरे पास जो बेसिकली जो कंसेप्ट आते हैं वो यहाँ पे फिजिक्स प्लस मैथ दोनों के कंसेप्ट यूज आते हैं। तो इसी कारण जो यहाँ पे जो मैथ कंसेप्ट हैं इनको लेके जो बायो बैकग्राउंड वाले पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको थोड़ा यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री को समझने में दिक्कत होती है, या फिर वो इस फील्ड को छोड़ ही देते हैं जस्ट ड्यू टू द मैथमेटिक्स। जबकि ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे जो हमारे बेसिक कंसेप्ट जो यूज होते हैं मैथमेटिक्स के वो ज़्यादातर हमारे यूज होते हैं डिफ्रेंशिएशन के यूज होते हैं, डेरिवेटिव, और दूसरा जो हमारा आता है वो हमारा आता है इंटीग्रेशन। तो ये हमारे मेजर कंसेप्ट यूज होते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम डिफरेंट अगर पिक्चर्स की बात करें, स्क्रोडिंजर पिक्चर होती है, हेल्मर पिक्चर होती है, तो वहाँ पे थोड़ा जाके हमारा मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये इतनी ही चीज़ें यूज़ होते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो कंसेप्ट आपको पता हो। क्योंकि जहाँ हम 11th और 12th के अंदर जहाँ पे हम फिजिक्स देखते हैं तो उस फिजिक्स के अंदर हमें यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ अगर नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, कि आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं हर एक चीज़ को जहाँ पे हम टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को भी टेक केयर करेंगे कि डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं बताऊँगा, आपको ये भी बताऊँगा डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको उनके फॉर्मूलाज वगैरह वो सब बताऊँगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार इन सब चीज़ों को थोड़ा जो बेसिक डेरिवेटिव है और बेसिक जो हमारा इंटीग्रेशन है वो आप थोड़ा सा सीख ले, क्योंकि ये चीज़ हमारा पूरा फिजिकल के अंदर यूज होता है। जैसे हम थर्मो की बात करें, काइनेटिक्स की बात करें, तो वहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों यूज होते हैं हमारे। जस्ट फर्क ये रहता है कि वहाँ पे थोड़ा बेसिक नॉर्मल सा रहता है, और यहाँ पे थोड़े हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं इंटीग्रेशन के वो हम यूज करेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ हमारा रहेगा। तो मैं इस कंसेप्ट को पूरा बेसिकली हर एक चीज़ को मैथमेटिकल कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस सीरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज के अंदर जो हमारे आएंगे वो हम जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, जो चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं वो चीज़ें, तो मैं यहाँ पे वैसे तो बेसिकली जहाँ पे हम क्वांटम की बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, जबकि मैं इन जहाँ पे हमारे जो एटॉमिक मॉडल है उनके ऊपर स्लोली बिल्ड किया जाता है, जबकि मैं सिर्फ यहाँ से सीधा डायरेक्ट उनकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा आपको, उन सब चीज़ों की डिटेल डिस्कशन मैं अभी नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स एंड जो क्वांटम मैकेनिक्स है इनका जो इंट्रोडक्शन है उसके चीज़ें के बारे में हम देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स, उसके चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम मूव करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हमारी होती है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, क्योंकि जो न्यूटन्स इक्वेशन जिस तरीके से होती है उसी तरीके से क्वांटम के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। उसके बाद इस चीज़ को समझने के बाद हम वेव फंक्शंस के बारे में भी समझेंगे और फिर हम मूव करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, जो जंक्शंस होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लेके चलते हैं वो चीज़ें। तो पोस्टुलेट्स के अंदर हम वेव फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और वेव फंक्शन के बाद हम देखेंगे जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो ऑपरेटर्स में जैसे हमारे लीनियर ऑपरेटर्स आ जाएगा, हर्मिशियंस आ जाएंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर, और कॉम्यूटेटर्स आ जाएंगे हमारे कॉम्यूटेटर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम मूव करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम उसके बाद मूव करेंगे एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, वो हम कवर करेंगे उसके बाद। और देन उसके बाद हम मूव करेंगे एग्जैक्टली सोल्वेबल सिस्टम्स जो हमारे आते हैं, तो सिंपल एग्जांपल्स जो हम लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स, वो हमारा 1D 2D 3D इसके अंदर रहेगा। फिर हम मूव करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ। हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हमारा 1D 2D 3D ये रहेगा। फिर हम मूव करेंगे हाइड्रोजन एटम्स की तरफ। तो हाइड्रोजन एटम्स में भी हम देखेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे जो इतना जो हमारा सिलेबस होता है वो हमारा सिलेबस सिर्फ रहता है जो सिर्फ जैम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जैम तक का सिलेबस होता है। तो यहाँ पे जो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो इनका पार्टिकल इन ए बॉक्स और जो ऑपरेटर्स हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर इसके बाद जो हमारा नेट गेट और जीआरई का जो सिलेबस आता है वहाँ पे सबसे पहले हम मूव करेंगे इसके बाद अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के ऊपर। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में हम देखेंगे पर्टर्बेशन, देखेंगे सबसे पहले पर्टर्बेशन मेथड आएगा। तो पर्टर्बेशन मेथड में हमारा फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन आएगा और फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन के बाद हमारा आएगा सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो हम ये दो चीज़ें करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जो वेरिएशन मेथड होता है इसका, उसकी तरफ मूव करेंगे। ये चीज़ वेरिएशन मेथड के बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ, जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी जिसके अंदर हमारा जो वीबीटी और ठीक है वीबीटी के बारे में भी हम देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर हम देखेंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखेंगे, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। फिर हम मूव करेंगे स्लैटर डिटरमिनेंट्स की तरफ, स्लैटर डिटरमिनेंट्स की तरफ। फिर जो फाइनली हम देखेंगे वो हम देखेंगे जो हक्कल थ्योरी आती है उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम ऑन फॉर द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। तो ये हमारा जो इस सीरीज़ के अंदर ये रहेगा। तो नेट के एग्ज़ाम और गेट के एग्ज़ाम के लिए ये वाले जो पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारा पर्टर्बेशन मेथड आएगा, स्लैटर ऑर्बिटल्स आएगा, हक्कल थ्योरी आएगा, ये चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हमारा 30 मार्क्स का अगर क्यों आ रहा है तो उसमें से आप ये देखोगे कि जो बेसिक अजम्पशंस के बाद
जहाँ पे पार्टिकल इन ए बॉक्स, यहाँ से अगर हम आप देखोगे तो इतना सिस्टम है, वो आपका ये मानो कि 60% जो क्वांटम का सिलेबस आता है वो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। कि अगर आपका 30 मार्क्स का अगर आ रहा है तो 20 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा और 10 मार्क्स का उसके ऊपर का आ जाएगा, तो 10 20। तो ये बहुत ही ईजी रहता है यहाँ तक। मैं ये मानूंगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर और यहाँ तक भी अगर आप करते हो तो आप एटलीस्ट 15 मार्क्स है वो क्वांटम के अंदर, नेट के एग्ज़ाम के अंदर आप स्कोर कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारी रहेगी इसके अंदर। तो इतनी सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा वाइड टॉपिक भी है क्योंकि बेसिक चीज़ें समझाने वाले भी है, मैथमेटिकल चीज़ें भी आएगी। तो हम इसको स्लोली कवर करेंगे। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमें रैपिडली जो सिलेबस है वो कवर करना ही है। तो मैं ये सीरीज़ को बहुत अच्छे से बनाऊंगा ताकि अगर आज के बाद अगर जो इस वीडियोस को अगर आप लोग कोई देखेगा कि 1 साल बाद भी अगर देख रहा है, 2 साल बाद भी देख रहा है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं होगा कि जहाँ से मतलब ऐसा हो कि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर वो इस सीरीज़ से बाहर कोई क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस सीरीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से बारीकी से समझना। जैसे जैसे विद द टाइम मैं इसको अपडेट भी करता रहूँगा एक बार कंप्लीट करने के बाद। तो बेसिकली जैसा मेरा शेड्यूल अभी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सैटरडे और संडे को एक वीडियो लेके आता हूँ। तो मेरा यही पैटर्न अभी भी रहेगा, मैं सैटरडे या संडे को एक वीडियो तो आपकी आएगी ही। अगर किसी वीक में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे वेडनेसडे को भी एक वीडियो देने की कोशिश करूँगा। बट वेडनेसडे का मैं बोल नहीं सकता, पर सैटरडे या संडे आपको एक वीडियो पक्का मिलेगी इससे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक। तो इंट्रोडक्शन टू द क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम समझते हैं किसी सिस्टम को समझने के लिए, दो चीज़ें हमारे पास आती है। एक हमारा आता है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा हमारा आता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम बेसिकली बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो न्यूटन्स लॉ होते हैं हमारे, उन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं फिजिकल सिस्टम के ऊपर, जहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कैलकुलेट की जाती है। ये बहुत ही लंबे टाइम से ये यूज होती है, लगभग हर सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। लार्ज साइज़ के ऊपर कितना भी बड़ा अगर सिस्टम लेके चल रहे हो जहाँ पे बहुत सारे एटम्स हो, बहुत ज़्यादा एटम्स हो, वहाँ भी सबसे पहले न्यूटन्स लॉ की सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करके उसका फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कैलकुलेट करके जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये मोस्टली हर जगह एप्लीकेबल होती है, पर ये दो जगह आके ये थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होती, जहाँ पे इसके लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो सबसे पहला केस आता है हमारा जब हाई स्पीड की बात करें। हाई स्पीड मीन्स ऐसे नहीं जैसे हम देखते हैं कि 200-400 किलोमीटर पर हावर्स हो गई। हाई स्पीड का मतलब ये होता है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लाइट की स्पीड 10⁸ मीटर पर सेकंड इस रेंज में होती है, इसके साथ कंपेयर हम इसका थोड़े कर सकते हैं कि इसका कंपैरिजन तो हम नहीं कर सकते ना इस चीज़ का, कि अगर आपकी कोई स्पीड अगर मूव कर रही है जो 3000 मीटर पर हावर्स की स्पीड से अगर मूव कर रही है, तो उस चीज़ का तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसका कंपैरिजन किसका हो सकता है कि अगर किसी चीज़ की स्पीड मान लो इतनी हो कि 2 × 10⁶ हो, 10⁷ में आ जाए, तो उसके चीज़ का हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ। तो लाइट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं आती। तो वहाँ पे हम इसके अप्लाई करने के लिए एक कंसेप्ट आता है रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जाती है। एक चीज़ तो ये, और दूसरा केस हमारा आता है जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो आते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मीन्स उनका साइज है वो क्या बहुत स्मॉल हो, इवन तक की जो उनकी वेवलेंथ होती है लाइट की उससे भी अगर स्मॉल हो, तो उस केस में ये चीज़ है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए क्या चीज़ अप्लाई की जाती है? क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई की जाती है।
तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए अच्छा एप्लीकेबल होता है। बट जहाँ पे हाई स्पीड आ जाए तो वहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक अगर आ जाए, स्मॉल साइज आ जाए, तो वहाँ भी हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम अप्लाई करते हैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। सो क्वांटम मैकेनिक्स को से पहले जो किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इनिशियल जो जैसे हम एक एटम की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिस्टम समझने के लिए हमारे पास क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारा क्या आता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अंदर हमें पता है कि जैसे वाटरमेलन टाइप का होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लाइक जैसे वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, सीड्स इन द वाटरमेलन, उस टाइप का जो है वो मॉडल था। तो उसके बाद हमारा आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आता है। ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि जो एटम्स होता है उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, इस चीज़ को इन्होंने माना था। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर होता है, इस चीज़ के बारे में बताया था। फिर उसके बाद आता है बोहर मॉडल ऑफ एटम्स, जिसको हम आज भी हम पढ़ते हैं, हमारे जो बेसिक क्लासेस होती है वहाँ पे बोहर मॉडल ऑफ एटम पे ही काफ़ी फोर्स दिया जाता है ये चीज़। तो ये बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो ये चीज़ बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, जहाँ पे इसका जो आइडियाज़ जो आते हैं वो आइडियाज़ आते हैं। तो उससे पहले अगर हम बात करें बोहर मॉडल ऑफ एटम से पहले, तो इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो अगर हम बात करें ना, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर मैं बात करूं तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो क्या होता है, जो लाइट होती है या फिर जो रेडिएशंस होती है उनकी वेव नेचर के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो वेव नेचर होता है उनका, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं, ये चीज़ उसकी बात होती है। तो इस वेव नेचर के थ्रू जो लाइट हमारा होता है, तो लाइट के कुछ जो सिंपल जो हमारे ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन या फिर जो इंटरफेरेंस आता है, वो सारी चीज़ें हैं वो वेव नेचर से, लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाती है। ओके, बट जब बात आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे फिनोमिना हैं वो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आती है प्लैंक्स थ्योरी, और यही थ्योरी है जो ब्रेक थ्रू का काम करती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो नींव है, मैं इसी थ्योरी को मानता हूँ। जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो नींव है वो प्लैंक्स थ्योरी ही है। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या था, इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बात की थी पार्टिकल्स होते हैं, जो वेव्स होती है उनके पार्टिकल नेचर की बात की थी, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। तो इनमें इन्होंने ये बोला था कि जो लाइट होती है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव नहीं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वहाँ पे फोटोन्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, एक क्वांटा होता है। ठीक है, तो इन क्वांटा को जो होते हैं क्वांट बोलते हैं इसे हम E इज इक्वल टू एन एच न्यू, की जो लाइट होती है, एनर्जी होती है, वो होती है क्वांटाइज्ड होती है और इस फॉर्म में होती है। मीन्स एनर्जी वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, और एक पैकेट को जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्वांट। और यहीं से देखो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ पे भी इसका जो वर्ड है वो क्वांट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस, हमारा ये होता है, जैसे हमने ये पढ़ा है कि बोहर मॉडल के अंदर कि हमारा जो एनर्जी होती है वो ये होती है किसी ऑर्बिटल की एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो पहली एनर्जी, इसकी पहले ऑर्बिटल की एनर्जी ये है,
तो सेकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी जाती है वो लगभग 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड आती है। तो इसके बाद सीधा डायरेक्ट ये वैल्यू आती है, ये वैल्यूज नहीं आती। अगर ये कॉन्टिन्यूस होती तो यहाँ पे हर एक पॉसिबल एनर्जी होनी चाहिए थी 13.4, और इसके बीच में जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हम ग्राफ के ऊपर अगर ये लाइन बनाते हैं तो हर एक जो पॉइंट आता है ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, अगर कॉन्टिन्यू, जबकि ऐसा नहीं होता। ग्राफ के ऊपर एक एनर्जी अगर इन्हें -13.6 के ऊपर मिल रही है तो नेक्स्ट एनर्जी कितनी मिल रही है, 3.4 के अराउंड मिल रही है। तो ये एनर्जी है डिस्क्रीट एनर्जी, सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, ये बीच वाली वैल्यूज है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब होता है डिस्क्रीट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट का मतलब हमारा ये होता है कि यहाँ पे जो चीज़ होती है वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, और ये इन पैकेट ऑफ एनर्जीज होती है, और इन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। तो यही था, और इसी लॉ को, जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, उसी को ही यूज करके जो बोहर मॉडल के अंदर जो उसके प्रीलिमिनरी असम्पशंस आते हैं वो बोहर मॉडल के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, और वही एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बोहर मॉडल से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो यही था, ऐसे ही इसी तरीके से क्वांटम के अंदर भी यही माना जाता है कि डिस्क्रीट एनर्जीज होती है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं होती किसी पार्टिकल की। तो ये बात हो गई हमारी प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी के बारे में थोड़ा। ठीक है, फिर तो यहाँ से तो ये बता दिया कि जो एनर्जीज होती है, जैसे हम बात करें नेचर की बात करें, अगर लाइट का अगर डुअल नेचर है, तो डुअल नेचर की अगर हम बात करें, वेव नेचर प्लस में पार्टिकल नेचर, तो कोई ऑब्जेक्ट होता है, पार्टिकल्स होता है, तो पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर होता है, वो अपनी नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी एसोसिएटेड होती है उनके साथ, तो उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो डी ब्रोगली ने ये बताया था, तो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस होता है, और जो इसी के बेस पर डी ब्रोगली वेवलेंथ भी दी जाती है, जिसे लैम्डा लिखते हैं h/mv। ठीक है, h/p, h ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना कि इस तरीके से हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बिल्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी। ठीक है, और इसके बाद इसके बेस बहुत सारे एडवांसेस आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमारा हो गया। एक हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स भी आता है, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि किसी भी एक एक्सटेंट ऑफ टाइम के ऊपर हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। एट टाइम अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करना चाहोगे तो उस टाइम हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। अगर हम मोमेंटम में कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम पोजीशन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आपको डिटेल डिस्कशन इनके ऊपर चाहिए तो मैंने इनके हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे पास वीडियोस बनाए हुए हैं, जहाँ पे मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का भी वीडियो है मेरे पास, इसमें डी ब्रोगली का भी है, जो हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इन सभी के ऊपर मेरे पास वीडियोस बनाई हुए हैं मैंने, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो एस्पेक्ट्स आएंगे उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्लो है उनके जो लिमिटेशंस है, और फिर उनके बाद जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, हमारा जो प्लैंक रेडिएशन लॉस आता है जिसने किस तरीके से उनको ब्लैक रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन किया, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो हम बेसिकली मूव करेंगे जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्ट आता है, डायरेक्टली वहीं पे हम जंप करेंगे। ओके, सो अभी जो मैंने ये आपको बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, तो अब यहाँ से हम एक टॉपिक लिखते हैं छोटा सा कि बेसिक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस बोलूँगा, बेसिक नहीं बोलूँगा, जो मेजर डिफरेंस बिटवीन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस आएगा, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ
क्वांटम मैकेनिक्स। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लिखता हूँ तो इसको हम अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के ऊपर, और ये एप्लीकेबल होती है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हमारे वो होते हैं जिनका साइज छोटा होता है कंपेरेबल टू जो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स होती है उनके कंपेरेबल्स होती है उनका साइज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है, ये हमारे आते हैं माइक्रोस्कोपिक साइज इनका होता है ये। फिर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर्स के बारे में। पार्टिकल नेचर्स से डिस्कशन होता है यहाँ पे किसके ऊपर होता है, वेव नेचर, ठीक है, इसमें वेव नेचर को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पे ओनली पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना वो आती है एग्जैक्टनेस की, कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो एग्जैक्टनेस होती है ना कि किसी भी प्रॉपर्टी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो वैल्यूज कैलकुलेट की जाती है इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हमारा क्या होता है ये प्रोबेबिलिस्टिक होती है, सॉरी, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वो तो अब यही देखेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे ना यहाँ पे एग्जैक्ट, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पोजीशन मोमेंटम की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे जब हम किसी सिस्टम को अगर डिफाइन करते हैं ना, तो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपने ये देखा होगा कि किसी सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डिफाइन बाई एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये होता है हमारा सिस्टम इज डिफाइंड बाई पोजिशन एंड मोमेंटम। मीन्स अगर किसी सिस्टम का पोजीशन एंड मोमेंटम अगर दोनों पता हो तो उस सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट की जा सकती है इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय दिस कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन एंड द मोमेंटम कोऑर्डिनेट। जबकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम डिफाइन किया जाता है वेव फंक्शंस के थ्रू, जो कि हमारा आइदर को फंक्शंस होता है पोजीशंस का और आइदर हम इसको बोलेंगे, ठीक है, मोमेंटम का। तो अगर यहाँ पे तो ये होता है हमारा, अगर वेव फंक्शंस पता है किसी भी सिस्टम से रिलेटेड तो हम उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस वेव फंक्शंस। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस आता है यहाँ पे। सो फिर इसके बाद तो डिफरेंस जो है यहाँ पे जो इसको सोल्व करने के लिए क्या की जाती है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व की जाती है, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन्स के 3 लॉज है तो वहाँ से न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सोल्व की जाती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करते हैं इसके अंदर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसको सोल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम सोल्व करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस है उसको सोल्व किया जाता है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंट सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। और फिर जो हम बात करेंगे तो इससे एसोसिएटेड, जैसे यहाँ पे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यूज़ करते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं वेव फंक्शंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होती है और जो वेव फंक्शंस है वो क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, ये सब चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्रोडिंगर इक्वेशंस के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप
हल्का सा जो बेसिकली जो बायो बैकग्राउंड वाले हैं तो वो थोड़ा सा डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशंस के जो उनके बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट में यूज करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।